कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोगों के यहाँ ठंड कैसी पड़ रही है? आप लोग कहाँ कहाँ से इस स्टोरी को देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इस कड़ाके की ठंड में ब्लैंकेट में छुपे हुए चाय की चुस्की लेते हुए कहानी के बोनस पार्ट का आनंद आप लोग लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिएगा। कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पर आने वाली है, तो उस दिन मैं आप लोगों के लिए बोनस पार्ट ज़रूर लाऊंगी। लेकिन हमारे यूपी में बहुत ही ज़्यादा कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ रही है, तो मुझे भी तो थोड़ी एनर्जी चाहिए जो मुझे आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट से मिलती है। तो चलिए शुरू हो जाइए मेरे एनर्जी बूस्टर अपने प्यारे प्यारे कमेंट से कमेंट बॉक्स को भरने के लिए। अंगद लैपटॉप पर वो फुटेज देख रहा था जिसमें साफ दिखाई दे रहा था जैसे ही अंगद की गाड़ी पेड़ से टकराई, वो आदमी उस बच्चे को लेकर तुरंत वहां से निकल गया था। उसकी एक गाड़ी में बैठते हुए की फुटेज थी, वहां पर शो हो रही थी। साफ पता चल रहा था कि वो एक्सीडेंट जानबूझकर किया गया है और अब अंगद का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। आशीष हैरानी से बोला, मतलब ये एक्सीडेंट पूरी तरह से प्लान किया गया था? इसलिए तो ना ही ट्रक की नंबर प्लेट है और ना ही उस गाड़ी की जिसमें वो आदमी उस बच्चे को लेकर बैठा, और ऊपर से उस आदमी के चेहरे पर मास्क भी लगा हुआ है। इससे तो वो कभी पहचान में आएगा ही नहीं। अंगद दांत पीसते हुए बोला, गलत, बेशक से इन लोगों ने मास्क लगाए हो या फिर नंबर प्लेट छुपाई हो, लेकिन मैं इन लोगों को ढूंढ कर ही रहूंगा। कोई अंगद मित्तल पर अटैक करे और अंगद मित्तल उस आदमी की धज्जियां ना उड़ाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन सब के पीछे हाथ किसका है? आशीष तुरंत बोला, ये तो अब या तो ये ट्रक ड्राइवर बता सकता है या फिर वो आदमी जिसने इस बच्चे को सड़क पर छोड़ा हो। हमें इन दोनों को ढूंढना होगा। अंगद उसकी बातें सुनते हुए कुछ सोच रहा था। वैसे तो उसके बहुत से दुश्मन थे, लेकिन कभी उसने इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, और एक दुश्मन तो उसकी मित्तल मेंशन में ही थी। अंगद मन ही मन बोला, मुझे नहीं लगता वो इतना बड़ा कुछ प्लान कर सकती हैं। वो बस छोटी मोटी गेमें खेल सकती हैं, इससे ज़्यादा उनके बस का कुछ नहीं। पर कहीं मैं उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देकर कोई गलती तो नहीं कर रहा? आशीष अंगद की तरफ देखते हुए बोला, क्या सोच रहे हैं आप बॉस? अंगद ने एक गहरी सांस ली और बोला, एक काम करो, तुम फिलहाल अपनी ये चाय फिनिश करो और जाओ यहाँ से। मुझे सोचने दो कि अब हमें आगे क्या करना होगा। मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें कॉल करूँगा। आशीष जल्दी से बोला, लेकिन बॉस, आप ऐसे कैसे इतना नॉर्मल बिहेव कर सकते हैं? किसी ने जानबूझकर आपका एक्सीडेंट करवाया और आप इतने शांत हैं। अगर दोबारा से उस आदमी ने आप पर अटैक करवाने की कोशिश की तो मुझे नहीं लगता हमें ज़्यादा ढील बरतनी है। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंगद बोला, मैंने कहा ना, मुझे फ़िलहाल इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना। मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए। जब तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक हम इन सब चीज़ों को रहने देते हैं। तुम भी जाओ, अपने घर जाकर आराम करो। कल ऑफिस जाओगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा मुझे कौन सी मीटिंग अटेंड करनी है और कौन सी नहीं। मैं घर से ही वीडियो कॉल पर मीटिंग वगैरह अटेंड कर लूँगा। उसकी बात पर आशीष भी हैरान हो रहा था। वहीं स्टडी रूम के बाहर खड़ी सुमित्रा जी ने एक गहरी सांस ली और तुरंत वहां से चली गई। वो कब से स्टडी रूम के बाहर खड़ी थी और अंगद और आशीष की बातें सुन रही थी। अंगद की बातें सुनकर उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन अब उसकी बाद वाली बातें जिसमें वो बोल रहा था कि वो अभी फ़िलहाल इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचने वाला, ये सुनकर वो कहीं ना कहीं उन्हें राहत तो महसूस हो रही थी। लेकिन अभी भी उनका डर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। वो अपने रूम में आई और इधर उधर टहलते हुए बोली, इससे पहले कि अंगद उस आदमी तक पहुंचे, मुझे उसके पास जाना होगा। उसे और पैसे देने होंगे ताकि वो शहर छोड़कर जा सके। अगर गलती से भी अंगद उस आदमी तक पहुंच गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बोलकर उन्होंने अपना पसीना अपनी साड़ी के पल्लू से साफ किया और फिर अपने रूम से बाहर निकली। वहीं सुमित्रा जी बाहर आकर गाड़ी में बैठी। उन्होंने उस आदमी को व्हाट्सएप पर कॉल किया और उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया। वहीं दूसरी तरफ आशीष वहां से जा चुका था और अब स्नेहा अंगद को लेकर वापस रूम में जा रही थी। अंगद स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला, वैसे चाची जी कहाँ हैं? स्नेहा जो उसे बिस्तर पर बिठा रही थी उसके सवाल पर हैरान होते हुए बोली, मतलब? अंगद तुरंत बोला, ऐसा कोई कंफ्यूजन भरा सवाल तो मैंने पूछा ही नहीं मिस बकबक। नॉर्मल सा सवाल ही तो किया है कि चाची जी कहाँ हैं।
स्नेहा सोचने लगी कि उसने चाची जी को आखिरी बार कहाँ देखा था, और तब उसे याद आया कि जब वो किचन में थी तो 1 मिनट के लिए वो बाहर आई थी और तब उन्होंने सुमित्रा जी को सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखा था। पर वो भला सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर क्यों आएंगी, क्योंकि ऊपर तो सिर्फ अंगद और स्नेहा का रूम था। बाकी सारे रूम गेस्ट रूम या फिर स्टडी रूम वगैरह थे। वो अब अंगद की तरफ देखते हुए बोली, मैंने थोड़ी देर पहले चाची जी को ऊपर आते हुए देखा था, लेकिन उसके बाद मैं किचन में दोबारा चली गई तो मुझे नहीं पता वो नीचे कब गई। उसकी बात सुनकर अंगद की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। वो अब तुरंत बोला, क्या चाची जी ऊपर तब आई थी जब आशीष आया हुआ था? स्नेहा एक बार फिर से सोच में पड़ गई और उसने तुरंत अपना सर हाँ में हिला दिया। वो अंगद के गाल पर अपना हाथ रख कर बोली, क्या हुआ अंगद जी, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? चाची जी ने कुछ किया क्या? देखिए, पहले ही आपकी तबीयत खराब है, आप ना इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचिए। उन्हें जो करना है करने दीजिए। बुराई कितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन अच्छाई का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अंगद ने अब उसे अपनी बाहों में कसा और मुस्कुराकर बोला, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। घटियापन जितना मर्जी उछल ले, अंगद मित्तल की टांगों को तो नहीं तोड़ सकता। उसकी इस बात पर अब स्नेहा हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। भला ये कैसा एग्जाम्पल हुआ? उसने अब तुरंत अपना सर झटकाया और बोली, आपकी बातें सुन सुनकर अब मेरा सिर दर्द होने लगा है। आप बस मुझे ये बताइए कि डिनर आप यहाँ पर करेंगे या फिर नीचे चलेंगे? वैसे तो अगर आज भी आप यूं ही आराम से ऊपर ही डिनर कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अंगद ने सिर हिलाया और बोला, नहीं, आज मुझे सबके साथ नीचे बैठकर डिनर करना है। और प्लीज़ मिस बकबक, इन बातों में अब अपनी टांग मत अड़ाना। मैं सुबह से तुम्हारी बातें मान रहा हूँ, तुमने जो कहा मैंने वो किया, पर अब एक काम तो मुझे मेरी मर्जी से करने दो। सिर्फ चोट लगी है मुझे, सच में मेरी टांग नहीं टूट गई जो अब मैं कहीं आ जा। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही स्नेहा ने उसके होठों पर अपनी उंगलियां रख दी थी। वो गुस्से से उसे देख रही थी और अंगद अब मुस्कुराया और उसके सीने में अपना सर छुपाते हुए बोला, ऐसे मत देखा करो मुझे, फिर मुझे तुम पर प्यार आता है और इस टूटी हुई टांग से मैं तुम्हें प्यार भी नहीं कर सकता। मतलब कर तो सकता हूँ, लेकिन थोड़ा दर्द होगा यार। स्नेहा ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और बोली, ऐसी बातें मत किया कीजिए अंगद जी, दिल को कुछ कुछ होता है, भगवान ना करे कभी आपको एक खरोच भी आए, बेशक से फिर मेरी जान निकल जाए। अंगद तुरंत बोला, अब तुम कर रही हो ना बकवास बातें। स्नेहा ने तुरंत अपनी बाहों को उसकी गर्दन पर लपेट दिया और उसके सीने से लग गई। दोनों के दिल और दिमाग में ही इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। जहां एक सोच रहा था कि उसके खिलाफ साजिश करने की हिम्मत किसकी हुई, वहीं दूसरा ये सोच रहा था कि उन दोनों के प्यार को किसी की नज़र ना लगे। अब तक उन्होंने बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब बस उनके बीच कोई ना आए, उन्हें कोई तकलीफ ना हो। कुछ देर बाद स्नेहा अंगद को लेकर नीचे आई। अंगद को नीचे आते हुए देख सबके चेहरे पर फिक्र नजर आ रही थी, पर जितना टाइम अंगद ने अपने रूम में बिताया वो भी उनके हिसाब से काफ़ी था, क्योंकि अंगद किसी की बात मानने वाला नहीं था। पहले तो सबको यही लग रहा था कि वो 1 घंटा भी ढंग से रूम में नहीं बैठेगा, लेकिन आज सुबह से ही वो अपने रूम में था और ये सिर्फ स्नेहा की वजह से ही पॉसिबल हुआ। उसी ने डांट फटकार कर उसे रूम में बिठाया हुआ था, वरना अंगद तो सुबह होते ही ऑफिस के लिए निकल जाता। स्नेहा ने आराम से उसे चेयर पर बिठाया और फिर उसे खुद से डिनर सर्व करने लगी। शारदा जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम भी थक गई होगी स्नेहा, आराम से बैठकर डिनर कर लो, सर्वेंट है ना सर्व करने के लिए, वो कर देंगे। स्नेहा हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, बस 1 मिनट सासू माँ। ये बोलकर उसने तुरंत अंगद के लिए गिलास में पानी डाला और फिर उसके साथ वाली चेयर पर बैठ गई। वो नहीं चाहती थी कि अगर अंगद को खाना खाते वक्त खांसी आए तो उसे एक पल के लिए भी इंतजार करना पड़े। सब लोग आराम से बैठकर अपना डिनर शुरू कर रहे थे, तभी अंगद की नज़र सुमित्रा जी की चेयर पर गई, जहां से वो गायब थी। अब तक वो स्नेहा में खोया हुआ था, इसलिए उसने उनकी तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया। वो तुरंत बोला, चाची जी कहाँ हैं? स्नेहा हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। आज अंगद चाची जी के बारे में कुछ ज़्यादा ही पूछ रहा था, तो उसे अब अजीब लगने लगा था। किशोर जी थोड़ा परेशान होकर बोले, पता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन किया था तो उन्होंने कहा कि वो अपने किसी दोस्त के यहाँ है, उसकी तबीयत खराब थी तो वो बस उसका पता लेने गई हैं, अभी थोड़ी देर में आती होंगी। उनकी बातें सुनते हुए अंगद के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट तैर गई थी। अभी तक तो उसे शक था, लेकिन अब उसका शक यकीन में बदलने लगा था।
उसके एक्सप्रेशन साफ बता रहे थे कि अगर इन सब के पीछे सच में सुमित्रा जी का हाथ हुआ तो वो उन्हें छोड़ने नहीं वाला था। वहीं दूसरी तरफ सुमित्रा जी उस ट्रक ड्राइवर के सामने खड़ी थी। उन्होंने अपने हाथों से चूड़ियां और नेकलेस निकाल कर उस आदमी को दिया और बोली, अगर इन्हें बेचने जाओगे तो कम से कम 15 लाख रुपए मिलेंगे और इतने पैसे तुम्हें काफ़ी होंगे यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए दूर जाने के लिए। आइंदा कभी तुम मुझे इस शहर में दिखाई मत दे देना। अभी तो फिलहाल वो अंगद कह रहा है कि वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहता, लेकिन मैं जानती हूँ उसे। वो कहता कुछ और है और करता कुछ और है। इससे पहले कि वो तुम तक पहुँचे चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना वो छोड़ेगा नहीं तुम्हें। वो ड्राइवर तुरंत बोला, और अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो फिर आपकी मौत भी तय है, इसलिए ज़्यादा उछलिए मत। मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रही आप मुझे ये पैसे देकर। मैंने काम किया है आपका, और अगर आपको बचना है तो आपको मुझे पैसे तो और भी देने पड़ेंगे। फिलहाल तो मैं ये लेकर जा रहा हूँ, लेकिन मेरे फ़ोन का इंतज़ार कीजिए। बाकी के पैसे कहाँ पर पहुँचाने हैं ये मैं फ़ोन पर ही बताऊँगा। उसकी बात सुनकर सुमित्रा जी गुस्से से काँपती हुई बोली, मतलब तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम सुमित्रा मित्तल को ब्लैकमेल करो? ये बोलकर वो उस पर अपना हाथ उठाने लगी। अगले ही पल उस ड्राइवर योगेंद्र ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, ऐ बुढ़िया, ज़्यादा अपने हाथ पर मत चला, वरना तेरा हाथ तोड़कर तेरे दूसरे हाथ में धर दूंगा। जो लोग खुद गंदगी से भरे होते हैं ना, वो दूसरों पर कीचड़ नहीं उछालते। ये बात तो तूने सुनी होगी ना? नहीं भी सुनी होगी तो कोई बात नहीं, अब जाकर आराम से अपने घर पर बैठकर सुन लेना। और हाँ, मेरी कॉल का इंतज़ार करना, और अगली बार मैं ये ज्वेलरी नहीं लूँगा। पूरे 20 लाख रुपए कैश चाहिए मुझे। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से निकल गया और सुमित्रा जी बस उसे जाते देखती रह गईं। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ कस लीं। तकरीबन आधे घंटे बाद मित्तल मेंशन सब लोगों का डिनर हो चुका था और स्नेहा अब अंगद को बाहर गार्डन की तरफ लेकर आई थी ताकि उसे थोड़ी देर वॉक करवा सके। उसने अंगद के दोनों हाथों को पकड़ा हुआ था और सामने की तरफ उसे लेकर चल रही थी। अंगद मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। वो कुछ सोचते हुए बोला, वैसे तुम साड़ी में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। ऐसा नहीं, सूट में तुम अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब तुम साड़ी पहनती हो ना, तब बात ही अलग होती है। उसकी बातें सुनते हुए स्नेहा के रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसने तुरंत आसपास देखा कि कहीं उन दोनों की बातें कोई सुन तो नहीं रहा। अंगद का तो कुछ नहीं कह सकते, वो कहीं भी शुरू हो जाता है तारीफ करते करते। अगर उसने रोमांस करना भी शुरू कर दिया तो वो जल्दी से बोली, मुझे लगता है आज के लिए इतनी बात कॉफ़ी होगी अंगद जी, हम अंदर चलते हैं। अंगद उसकी हरकत पर हंसा और बोला, ठीक है चलो। ये बोलकर वो उसके साथ अंदर बढ़ने लगा था। अभी वो दरवाजे के पास आए ही थे कि पीछे एक गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। उन दोनों ने पीछे की तरफ देखा जहां सुमित्रा जी गाड़ी से निकल कर आ रही थी और काफ़ी हड़बड़ाई हुई थी। उनके चेहरे पर भी नर्वसनेस साफ नज़र आ रही थी। अंगद तो वहां रुकना चाहता था, उसे सुमित्रा जी से बात करनी थी, लेकिन स्नेहा नहीं चाहती थी कि अब इस वक्त अंगद का मूड बिल्कुल भी खराब हो। इतने में ही सुमित्रा जी वहां पर आ गई। उन्होंने उन दोनों को व्यंग भरी नज़रों से देखा और बोली, कितना खूबसूरत नज़ारा है ना। पहले तो तुम दोनों के लिए मुझे तरस आता था। तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं थे। एक तेज भागता था तो दूसरा लंगड़ा कर चलती थी, लेकिन अब तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, मेड फॉर ईच अदर। ये बोलते हुए उनकी तिरछी मुस्कुराहट और भी ज़्यादा गहरी हो गई थी। वहीं अंगद को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत रखा हुआ था। स्नेहा का दिल तो काँप रहा था, कहीं उन दोनों के बीच फिर से लड़ाई ना हो जाए, घर का माहौल खराब ना हो। तभी अंगद सुमित्रा जी के गहरी निगाहों से देखते हुए बोला, वैसे आप जब भी बाहर जाती हैं तो गहनों से एकदम भर कर जाती हैं, क्या बात है? आज ना आपके गले में कुछ है और ना ही आपके हाथों में भारी भारी चूड़ियाँ। ऐसा लग रहा है आप मित्तल मेंशन से कुछ पहन कर ही नहीं गई थी, या फिर किसी भिखारी के यहाँ से लुट कर आई हैं। उसकी इस बात पर सुमित्रा जी के चेहरे का रंग उड़ गया। अब वो मुंह बनाते हुए बोली, पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ वो तुम भूल सकते हो अंगद। तुमने जिस तरह से मेरी बेइज्जती की है वो तो मैं पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगी, और उसका हिसाब भी तुम्हें जल्दी ही लूंगी। लेकिन अभी तो फिलहाल तुम्हारी खुद की हालत टूटी फूटी पड़ी है, तो मैं तुमसे क्या ही कहूँ। चलो संभालो दोनों एक दूसरे को। एक परमानेंट लंगड़ा है तो दूसरे की फिलहाल थोड़े वक्त के लिए टांग टूटी है।
आई होप ऊपर वाला तुम दोनों को एक दूसरे को संभालने की हिम्मत दे। उनकी बातें सुनते हुए स्नेहा को बहुत बुरा लग रहा था। बेशक से किसी में कितनी भी कमी क्यों ना हो, लेकिन इंसानियत यही कहती है कि हमें उसकी कमी का बार बार जिक्र नहीं करना चाहिए, सामने वाले को जलील नहीं करना चाहिए। लेकिन सुमित्रा जी से इंसानियत की उम्मीद क्या ही करनी। वो अंगद की तरफ देखते हुए बोली, आप चलिए यहाँ से अंगद जी, यहाँ पर तो लोगों को बात करने की तमीज़ नहीं है। ऐसे लोग वैसे तो बदतमीज़ी ही डिजर्व करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप उनके साथ बदतमीज़ी भी ना करें, क्योंकि वो आपकी बदतमीज़ी को भी डिजर्व नहीं करते। आई होप उन पर कभी ऐसी कोई तकलीफ़ ना आए, लेकिन अगर आए तो शायद उन्हें पता चले कि जब कोई पहले ही तकलीफ़ में हो तो उस तरह की घटिया बातें इंसान को और कितना ज़्यादा बुरा फील कराती हैं। उसकी बात पर अंगद ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप आगे की तरफ बढ़ने लगा। सुमित्रा जी उन दोनों को पीछे से जाते हुए देख बोली, हाँ हाँ ले जाओ अपने अपाहिज पति को। मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें मनहूस कहूँ या फिर तुम्हारे पति को। तुम्हारे लड़खड़ाते कदम इस घर में आए तो तुम्हारा पति भी लंगड़ा हो गया, और वो पति भी कम मनहूस नहीं है जो पहले अपनी पत्नी को खा गया। बेचारी का ख्याल रखा होता तो वो मरती नहीं, लेकिन यहाँ पर किसी को प्रॉपर्टी और बिजनेस से फुर्सत मिले तो ना। उनकी बातें सुनते हुए अंगद की गुस्से से मुट्ठियाँ कसी हुई थी। ऐसा नहीं था कि वो उन्हें जवाब नहीं दे सकता था, लेकिन फिलहाल उसे खुद को शांत रखना था। सुमित्रा जी तो चाहती थी कि अंगद कोई तमाशा करे और सुमित्रा जी एक बार फिर से घर वालों के सामने उसे गलत साबित कर सके, लेकिन अंगद ने खुद को पूरी तरह से कंट्रोल किया था। उसे पहले सुमित्रा जी का असली चेहरा सबके सामने लाना था कि कैसे सुमित्रा जी ने उसका एक्सीडेंट करवाया। पहले उनका ऊपर आना, फिर इतनी रात को घर से बाहर जाना, और अब इस तरह से बिना ज्वेलरी के घर पर वापस आना। ये सब कुछ एक कन्फर्मेशन था कि अंगद जो सोच रहा है वो बिल्कुल सही सोच रहा है। पर फिलहाल उसने तो खुद पर कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन स्नेहा खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई। उसने तुरंत अंगद का हाथ छोड़ा और गुस्से से चिल्लाकर बोली, बस चाची जी बस, मैं आपकी बातें सुनती रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे और मेरे पति के बारे में कुछ भी बोलती रहेंगी। आप होती कौन है हमें इस तरह की बातें सुनाने वाली? हाँ, अरे कम से कम रिश्तों का मान नहीं तो इंसानियत का लिहाज ही रखा होता। लेकिन नहीं, आपसे तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती। घटिया से घटिया आदमी भी किसी को इस तरह की बातें नहीं कहता, लेकिन आप तो अपने ही भतीजे के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें करती है। आपको जरा सी भी शर्म नहीं आती? उसकी ऊंची आवाज़ सुनकर सभी घर वाले वहां पर इकट्ठे होने लगे थे। सबकी नज़रें स्नेहा पर थी। स्नेहा की आंखों से अब आंसू आ गए थे। वो रोते हुए ही बोली, आप मेरे लिए जो कुछ भी कहती थी मैंने कभी आपको पलट कर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आज आप मेरी ही आंखों के सामने मेरे पति के बारे में इस तरह की बातें कर रही हैं। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे उन्हें तो उनके जिस्म पर लगी चोट है जो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी, लेकिन आपका तो दिल ही काला है, आपका तो मन मरा हुआ है, आपके अंदर की इंसानियत मरी हुई है जो कभी जिंदा नहीं हो सकती। स्नेहा की बातें सुनकर सभी घर वाले समझ गए थे कि सुमित्रा जी ने किस तरह की बातें की होगी। शारदा जी स्नेहा के पास आई और बोली, शांत हो जाओ स्नेहा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी बच्चा। स्नेहा तुरंत बोली, मेरी तबीयत खराब होती है तो हो जाए बेशक से सासू माँ, लेकिन मैं अंगद जी के बारे में ऐसा नहीं सुन सकती। आपको पता है ये उन्हें अपाहिज बोल रही थी। अपाहिज वो नहीं है चाची जी, अपाहिज आपकी सोच है, और वो सोच कभी ठीक नहीं हो सकती। अंगद जी के लिए तो मुझे बुरा लग रहा है, मेरा दिल रो रहा है, लेकिन आप पर तो मुझे तरस आ रहा है। काश आपके अंदर थोड़ी सी इंसानियत होती। सुमित्रा जी व्यंग से मुस्कुराई और बोली, अगर इतना ही बुरा लग रहा है अपने पति के लिए तो एक काम क्यों नहीं करती, अपने पति को लेकर यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? जैसे ही उन्होंने कहा ध्रुव चिल्लाकर बोला, बस मॉम बस, आप होती कौन है स्नेहा और अंगद को यहाँ से जाने के लिए बोलने वाली? अगर आपको जाना है तो आप बेशक से यहाँ से जाइए, कोई भी आपको रोकेगा नहीं, लेकिन खबरदार अगर आपने अंगद और स्नेहा को कुछ भी कहा तो। किशोर जी भी तकलीफ भरी आवाज में बोले,
आज तो तुमने हद कर दी सुमित्रा, आज तो तुमने हमें शर्मसार कर दिया ये कहने पर कि तुम हमारी पत्नी, वो पत्नी जिसे शारदा भाभी इतने शौक से इस घर में लेकर आई थी, लेकिन आज तुम उन्हें ही इतनी तकलीफ दे रही हो। सुमित्रा जी आगे की तरफ आते हुए स्नेहा के बिल्कुल करीब हुई और बोली, कितनी मास्टरमाइंड हो ना तुम, मैंने तो सोचा था कि तुम बेवकूफ़ हो, लेकिन तुम तो अपने पति से भी तेज निकली। सच में मेरे ही बच्चे को, मेरे ही पति को मेरे ही खिलाफ भड़का दिया। पर लगे रहो, तुम्हें लगता है कि मैं इन सब चीज़ों से हार मान जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। सुमित्रा मित्तल नाम है मेरा, जिन्होंने मेरी जिंदगी में जहर घोला है ना, अगर उनकी जिंदगी नरक नहीं बना दी तो मैं भी कुछ नहीं। और हाँ, कहीं नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से, यहीं पर रहूंगी और दुआ करती रहूंगी कि तुम्हारा ये अपाहिज पति अब कभी अपने पैरों पर खड़ा ना हो पाए। उनकी बात सुनकर स्नेहा अपनी जगह पर जम गई। शारदा जी चिल्लाकर बोली, सुमित्रा! ये बोलते हुए उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ उनके गाल पर जड़ना चाहा, लेकिन सुमित्रा जी ने तुरंत उनकी कलाई रोक दी और बोली, अब तक आपने मुझसे जिस तरह से भी व्यवहार किया मैंने बर्दाश्त किया। उस दिन भी आपने मुझ पर हाथ उठाया, मैं चुप रही, लेकिन अब बस बहुत हुआ। शारदा मित्तल, अगर तुम इस घर की बहू हो तो मैं भी कोई यहाँ की काम वाली नहीं, यहाँ की मालकिन हूँ। जितना तुम्हारा हक है उतना ही मेरा भी हक है, और अगर इतनी ही प्रॉब्लम है ना मुझसे तो मुझे मेरा हक दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, वरना तुम तो क्या तुम्हारा पूरा खानदान एक तरफ हो जाए, लेकिन मुझे इस घर से बाहर नहीं निकाल सकता। तो तुम्हारा ये अपाहिज बेटा तो क्या ही कर लेगा? ये बोलते हुए उन्होंने सार्कास्टिक नज़रों से अंगद को देखा और फिर पैर पटकते हुए वहां से चली गई। सब लोग उन्हें जाते हुए देख रहे थे। ध्रुव तुरंत आगे आया और शारदा जी के सामने खड़े होकर बोला, मॉम की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ बड़ी माँ। जैसे ही उसने कहा, शारदा जी ने तुरंत उसके हाथ पकड़ लिए और बोली, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी ही है, जो मैंने सोचा कि शायद इस घर का बंटवारा करने का अभी सही वक्त नहीं आया। लेकिन नहीं, वो वक्त आ चुका है ध्रुव। अब हमें सुमित्रा जो चाहती है वो कर देना चाहिए। उनकी बात सुनकर सबके चेहरे पर हैरानी झलकने लगी। शारदा जी ने अब धीरज जी और किशोर जी की तरफ देखा और बोली, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मित्तल प्रॉपर्टीज और जिसका कुछ भी मित्तल प्रॉपर्टीज के अंदर आता है उसका बंटवारा कर दीजिए, क्योंकि मैं अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई मेरे ही सामने मेरे बेटे को इस तरह से सुनाए, ये मुझे हरगिज मंजूर नहीं। इसलिए आप लोग जितना जल्द हो सके ये काम कर दीजिए। ये बोलकर वो तुरंत तेज कदमों से अपने रूम में चली गई। उनकी आंखों से बहते हुए आंसू हर किसी को दिखाई दे रहे थे, क्योंकि एक शारदा जी ही थी जिन्होंने शुरू से लेकर अब तक इस घर को जोड़ कर रखा हुआ था, लेकिन अब वो खुद टूट रही थी, उनकी हिम्मत भी टूट रही थी और उन्हें यूं देखकर सबकी आंखों में आंसू थे। अंगद धीरज जी और किशोर जी की तरफ देखते हुए बोला, आप लोगों को ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है डैड, इस घर का बंटवारा नहीं होगा। अगर यहाँ एक इंसान को मुझसे प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम उस इंसान की है, मेरी या फिर यहाँ रहने वाले बाकी लोगों की नहीं। जब बाकी के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं और बाकी के लोग साथ रहना चाहते हैं तो उस इंसान की बात को तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। बाकी अगर आप लोग फिर भी बंटवारे का फैसला लेते हैं तो ओके फाइन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर मैं अपनी बीबी और बच्चे के साथ यहाँ से चला जाऊँगा। उसके बाद जहाँ जिसे रहना है वो रह सकता है। अब चलो स्नेहा। ये बोलकर उसने स्नेहा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर आगे की तरफ बढ़ गया। स्नेहा हैरानी से उसे देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंगद ने बंटवारे से मना क्यों कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं अब उसे भी यही लगने लगा था कि मित्तल मेंशन और प्रॉपर्टी का बंटवारा ही इन सब लड़ाई झगड़ों का सल्यूशन है। और उसकी ये बात स्नेहा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो भी अब चाहती थी कि इस घर का बंटवारा हो ही जाए। वो रोज रोज हर किसी को हर्ट होते हुए नहीं देख सकती थी। शारदा जी ध्रुव और आभा से बहुत प्यार करती थी, निया पिया में भी उनकी जान बसती थी, लेकिन रोज रोज उन लोगों की आंखों में आंसू देखना शारदा जी को कितनी तकलीफ देता था ये बात स्नेहा बहुत अच्छी तरह से जानती थी।
और अब रूम में आने के बाद उसका मुंह बना हुआ था। अंगद उसका गुस्सा महसूस कर सकता था। स्नेहा ने उसे आराम से बेड पर बिठाया। अभी तक उसने कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब वो थोड़ा गुस्से से मुंह बनाते हुए क्लोजेट की तरफ बढ़ गई। वो अपने लिए कपड़े निकाल रही थी। अंगद उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरी भी टी शर्ट निकाल दो, वो जो रॉयल ब्लू है ना, वो वाली निकाल देना। स्नेहा ने तुरंत पलटकर उसकी तरफ देखा और बोली, क्यों? मैं क्यों निकाल कर दूं? आप खुद से नहीं निकाल सकते क्या? अंगद उसकी बात पर हैरान हुआ। अभी थोड़ी देर पहले तक वो अगर पानी का गिलास भी खुद से ले रहा था तो स्नेहा उससे नाराज हो रही थी कि क्यों वो स्नेहा को अपने काम नहीं बोलता है, क्यों वो खुद को तकलीफ देता है। और अब स्नेहा खुद सामने से मना कर रही थी। अंगद हल्का सा मुस्कुराया और बोला, लेने को मैं ले सकता हूँ जान, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मुझे मेरी ब्लू वाली टी शर्ट निकाल कर दे दो ना। स्नेहा झट से मुंह बनाते हुए बोली, नहीं मैं नहीं दूंगी, अगर आपको लेनी है तो आप खुद ले लीजिए। अंगद अब और भी ज़्यादा हैरान हुआ, लेकिन कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई थी। स्नेहा अब एक बार फिर से बोली, सिर्फ थोड़ी सी चोट लगी है आपको, और कुछ नहीं हुआ है जो अब आपको हर काम बैठे बिठाए बेड पर चाहिए। अपने काम खुद से कीजिए अंगद जी, हाथ पैर सही सलामत हैं आपके। ये बोलकर वो वॉशरूम की तरफ जाने लगी। तभी अंगद ने उसका रास्ता रोक लिया। स्नेहा ने अपनी नज़रों को नीचे की तरफ झुकाया हुआ था। वो अब अंगद को देख भी नहीं रही थी और अंगद ने अब उसके गाल पर अपना हाथ रखकर उसका चेहरा ऊपर की तरफ उठाया और एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मुझसे ऐसी बातें करोगी तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? अभी तक तो तुम खुद से मुझे कोई काम करने नहीं दे रही थी और अब तुम मुझे इस तरह से सुना रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ जो तुम्हारे दिल की बात नहीं समझूंगा? स्नेहा बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। अंगद ने हल्का सा उसका माथा चूमा और बोला, मैं जानता हूँ चाची जी ने नीचे जो कुछ भी कहा उसके बाद तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है। उन्होंने मुझे अपाहिज कहा तो तुम ये नहीं चाहती कि ये शब्द मैं दोबारा सुनूं। कोई मुझे दोबारा अपाहिज कहकर बुलाए। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही स्नेहा ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, क्योंकि मैं जानती हूँ जब कोई हमारी कमी को बार बार गिनवाता है तो हमें कितना बुरा लगता है अंगद जी। जब हमारे शरीर का कोई हिस्सा काम नहीं करता तो लोग हमारी मदद करते हैं, लेकिन वो मदद हमें मदद नहीं बल्कि हमारी बेबसी का एहसास करवाती है। और मैं नहीं चाहती कि जिस तरह से सब लोग मुझे लंगड़ी और अपाहिज, ये कहते कहते वो रुक गई थी, लेकिन उसकी आंखों से बहते हुए आंसू सब बोल गए थे। अंगद ने तुरंत गुस्से से कहा, खबरदार अगर तुमने अपने लिए इन शब्दों का इस्तेमाल भी किया तो। स्नेहा भी जल्दी से बोली, जब आपका मेरे लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करना इतना बुरा लग रहा है तो सोचिए मेरा क्या हाल हो रहा होगा। बोलने वाले तो बोल जाते हैं, लेकिन उनके शब्द दिल में कितना गहरा जख्म करते हैं ये सिर्फ हम सुनने वाले जानते हैं अंगद जी। और मैं नहीं चाहती कि कोई आपको इस तरह का घटिया शब्द कहे। अंगद ने अब हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बीबी मुझसे इतना प्यार करती है कि मेरे लिए दूसरों से लड़ने चली जाएगी, दूसरों को इतना सुनाएगी। आज तक चाची जी ने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा, तब तो एक बार भी तुम्हारी जुबान नहीं खुली, और आज जब उन्होंने मुझे लेकर इतना सब कुछ सुनाया तो तुम शुरू ही हो गई। मैंने तो अपनी बकबक क्वीन का ये रूप देखा ही नहीं था। स्नेहा अब गुस्से से बोली, और अगर दोबारा उन्होंने आपको ऐसा वैसा कुछ कहा ना अंगद जी, तो मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं किसी से फालतू में कुछ नहीं कहती। बड़ों की इज्जत और छोटों को प्यार, ये मेरी जिंदगी का उसूल रहा है। लेकिन अगर बड़े भूल जाएं कि वो बड़े हैं तो कभी कभी उन्हें याद दिलाना पड़ता है, और ये बात फिर मैं उन्हें अच्छे से याद दिलाऊंगी कि वो कौन है और आप कौन हैं और मैं भी कौन हूँ। अंगद अब अपनी आईब्रो ऊपर की तरफ उठाकर बोला, अच्छा ज़रा मुझे बताना कौन हो तुम? स्नेहा उसकी छेड़खानियों को बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, आपकी बीबी स्नेहा अंगद मित्तल। अंगद के चेहरे की वो मुस्कुराहट अब और भी ज़्यादा लंबी हो गई। वो थोड़ा पीछे हटते हुए बोला, आई बड़ी खुद को मेरी बीबी कहने वाली, अभी मैंने कपड़े मांगे तो मुझे इतना सा कुछ सुना दिया। अगर तुम सच में मेरी बीबी होती ना तो तुम सिर्फ मुझे वो कपड़े निकाल कर नहीं देती बल्कि मेरे पास आती,
मेरे ये कपड़े उतारती, मुझे थोड़ा बहुत चूमती, प्यार करती और फिर मुझे अच्छे से कपड़े पहना भी देती। लेकिन तुम तो लग गई मुझे इधर-उधर की बातें सुनाने में। ये बोलते हुए अब वो जाकर आराम से बेड पर बैठ गया था। स्नेहा तुरंत बोली, अच्छा तो अभी तो आप क्लोजेट के पास ही आए थे ना, तो अपने लिए कपड़े निकाल लेते। मैंने तो चलो बीबी वाला फ़र्ज़ नहीं निभाया। आप अपना काम अभी भी नहीं कर रहे हो। अंगद लंबी सांस लेकर बोला, क्योंकि मुझे करना ही नहीं है बीबियों वाले काम तुम करो, मैं तो पतियों वाले काम करूँगा। स्नेहा अब अपना लोअर लिप हल्का सा दबाकर बोली, अच्छा और पतियों वाले काम क्या होते हैं? अंगद हंसा और बोला, वो तो अब मेरी हालत ख़राब है, वरना ये मैं तुम्हें अच्छे से बताता मेरी बकबक क्वीन की पतियों वाले काम क्या होते हैं। उसकी बात सुनते हुए स्नेहा के गाल एकदम लाल हो गए थे। वो तुरंत वॉशरूम की तरफ भागने लगी। अंगद जल्दी से उसे रोकते हुए बोला, अरे मेरी टी शर्ट तो दे जाओ। स्नेहा ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोली, पहले मुझे पता नहीं था कि पत्नियों के काम क्या होते हैं, इसलिए मैं अपने काम अच्छे से नहीं कर रही थी। लेकिन अब आपने बता दिया ना अंगद जी, तो मैं अपने पत्नियों वाले काम अच्छे से कर लूँगी। पहले अपने कपड़े चेंज कर लूँ, फिर आपके भी करवा दूँगी। अंगद बड़ी ही गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला, पर मेरी पत्नी तो रात को कपड़े चेंज करती ही नहीं है, वो तो अपने बदन पर बस मुझे ओढ़ लेती है। ये तो कोई और है जो यूं कपड़े उठाकर वॉशरूम में भाग रही है। मुझे तो मेरी पत्नी बिस्तर पर वैसी ही चाहिए जैसे हमेशा होती है। उसकी बातों से अब स्नेहा और भी ज्यादा शर्म से लाल हुए जा रही थी। स्नेहा अंगद के कपड़े बदल रही थी और उसने अपनी नजरों को झुकाया हुआ था। भला वो अंगद की तरफ देखती भी कैसे? अंगद की बातों ने उसे अपनी नज़रें झुकाने पर मजबूर किया हुआ था। उसका चेहरा एकदम कश्मीरी सेब की तरफ लाल नजर आ रहा था। वहीं अंगद उसकी कमर पर अपना हाथ रखते हुए बोला, मैं सोच रहा था कि पैर पर चोट जिंदगी में बार बार तो लगती नहीं है, क्यों ना अब मुझे जो भी एक्सपीरियंस करना है वो मैं अभी इस हालत में जल्दी से कर लूँ। क्या पता दोबारा कभी पैर पर चोट लगेगी या नहीं। उसकी बात पर स्नेहा उसे गुस्से से देखने लगी। अंगद हंसा और बोला, देखो मैंने तुम्हारे साथ रोमांस सही हालत में तो बहुत बार कर लिया, इसलिए क्या आज मैं ऐसी हालत में तुम्हारे साथ रोमांस कर सकता हूँ? स्नेहा उसे घूरते हुए बोली, आपको पता है आपकी बातें मुझे गुस्सा दिला रही है। अंगद हंसा और बोला, और तुम्हें पता है तुम्हें गुस्से में देखकर मुझे तुम पर कितना प्यार आ रहा है। स्नेहा का गुस्सा अब एक बार फिर से शांत हो गया। वो दोबारा मुस्कुराने लगी थी और उसने अपनी नज़रों को एक बार फिर से झुका लिया था। अंगद तुरंत बोला, मेरी शर्ट के सारे बटन खुल चुके हैं, अब तुम जल्दी से इसे उतारो और फिर नीचे वाला भी उतारो। इसको तो मैं फिर भी किसी तरह बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन नीचे वाला पैंट मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। स्नेहा उसकी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। आजकल अंगद जैसा बना हुआ था, उसने सोचा नहीं था कि उसे कभी अंगद की ये वाली साइड भी देखने को मिलेगी। उसने उसकी शर्ट को उतार कर साइड में रखा और फिर उसे दूसरी टी शर्ट पहनाने लगा। अंगद उसे रोकते हुए बोला, रहने दो, ये मत पहनाओ। स्नेहा ने तुरंत पूछा, कोई और लेकर आऊं क्या? अंगद सरनामे हिलाकर बोला, नहीं, मेरा अभी ऊपर कुछ भी पहनने का मन नहीं कर रहा। अंगद शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला, मुझे सुकून से सोना है और कपड़ों में मुझे वो सुकून नहीं मिलता। स्नेहा उसे घूरते हुए बोली, आजकल ना आप सच में बहुत ज़्यादा शरारती और बेशर्म हो गए हैं अंगद जी। आपको डर नहीं लगता क्या? मेरा मतलब है अगर कोई अचानक से कमरे में आ गया तो? अंगद मुंह बनाते हुए बोला, कोई दरवाज़ा तोड़कर तो आने से रहा, और अगर कोई यूं आएगा तो मैंने बॉक्सर तो पहना ही है ना। स्नेहा उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखती रह गई। अब वो बिस्तर पर दूसरी तरफ से आई और वहां पर लेटी, और अगले ही पल अंगद ने उसे अपनी बाहों में भर लिया था और बोला, गुड नाइट मेरी बकबक क्वीन। स्नेहा की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई थी। उसने तुरंत अपना चेहरा अंगद के सीने में छुपा लिया और अंगद भी उसके बालों को सहलाने लगा। स्नेहा की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई थी। उसने तुरंत अपना चेहरा अंगद के सीने में छुपा लिया और अंगद भी उसके बालों को सहलाने लगा। कुछ ही देर में स्नेहा सो चुकी थी, लेकिन अंगद को आज भी नींद नहीं आ रही थी। वो सुमित्रा जी की कही हुई बातों के बारे में सोच रहा था। कुछ सोचते हुए वो मन ही मन बोला, अगर प्रॉपर्टी का बंटवारा हो गया तो आप मित्तल प्रॉपर्टी का वो हिस्सा बर्बाद कर देंगी जो हम लोगों ने मेहनत से बनाया है। मैं ये नहीं कहता कि ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है, लेकिन पिछले 10 सालों से जो मैंने मेहनत की है उससे मैंने मित्तल इंडस्ट्रीज को ज़मीन से आसमान पर पहुंचाया है।
और मैं आपको अपनी मेहनत तो वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। सबका हक है, मैं ज़रूर दूंगा सबको, लेकिन कोई मुझसे मेरा हक छीने ये मैं होने नहीं दूंगा। ये बोलते बोलते अब उसके चेहरे पर थोड़ा गुस्सा झलक उठा था। सुबह का वक्त तकरीबन 7 बजे स्नेहा की आंखें खुली और उसने अपनी बगल में सोए हुए अंगद की तरफ देखा। उसके होठों पर मुस्कुराहट तैर रही थी। सच में अंगद जितना बदल गया था उतना तो उसने इमेजिन भी नहीं किया था। उसकी वो बातें जो उसे शर्माने पर मजबूर कर देती थी, वो सब तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने उसके चेहरे पर झुककर बड़े ही प्यार से उसका गाल चूमा और बोली, आई लव यू अंगद जी, आई लव यू सो मच। पहली बार मुझे किसी इंसान के बदलने पर अच्छा फील हो रहा है और अब मैं बस यही चाहती हूँ कि आप जैसे हैं हमेशा ऐसे ही रहें। अब आप कभी ना बदलें, आपका प्यार मुझे यूं ही चाहिए। तभी अंगद ने अपनी आंखें खोली। स्नेहा की आंखें बड़ी हो गई। अंगद उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम ये सारी बातें तब भी बोल सकती थी जब मेरी आंखें खुली हो। ज़रूरी नहीं जब मैं नींद में हूँ तभी तुम्हें ये प्यारी प्यारी बातें बोलनी है। मुझे अच्छा लगेगा जब मेरी आंखें खुली हो और तुम यूँ सुबह सुबह मुझसे अपने प्यार का इजहार करो। स्नेहा तुरंत बोली, कम से कम मैं इजहार तो करती हूँ ना। बेशक से आप सो रहे होते हैं तब करती हूँ, लेकिन आप तो बस इधर उधर की बातें करते हैं, प्यार से कभी इजहार तो करते ही नहीं। अंगद हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। भला उसने कभी इजहार नहीं किया, लेकिन ये भी सच है कि उसने स्नेहा को कभी उस तरह से इजहार नहीं किया जिस तरह से उसे करना चाहिए। वो बहुत कम उसे आई लव यू बोलता था। बेशक बातें वो दिन में हजारों इधर उधर की कर लेता था, लेकिन अपने दिल की बात कहने में उसे पता ही नहीं क्या मौत आती थी। स्नेहा बिस्तर से उठी और वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए बोली, आज हम अलग अलग वॉशरूम इस्तेमाल करेंगे। अंगद ने उसे घूर कर देखा। स्नेहा तुरंत बोली, ऐसे घूर कर देखने से कुछ नहीं होगा। आप सच में बहुत ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं अंगद जी, लेकिन अब मैं आपको सुधारूंगी, बिल्कुल वैसे जैसे हर पत्नी अपने पति को सुधारती है। ये बोलकर वो वॉशरूम में चली गई। अंगद दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला, तुम मुझे सुधारने की कोशिश करना और मैं तुम्हें बिगाड़ने की कोशिश करूंगा। देखते हैं पहले किसकी कोशिश कामयाब होती है। स्नेहा ने बेशक से दरवाज़ा बंद कर दिया हो, लेकिन अंगद की बातें उसे अभी भी सुनाई दे रही थी और अंगद की बातों पर उसे हंसी भी आ रही थी। कुछ देर बाद वो दोनों रेडी हुए और नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आए। संगम स्कूल के लिए निकल चुका था। आज शारदा जी ने ही उसे स्कूल भेज दिया था और उन्होंने खुद ही स्नेहा से कहा था कि अब वो संगम की टेंशन लेना छोड़ दे। वो ऑलरेडी अंगद को संभाल रही है, इतना ही काफ़ी है। संगम को खुद शारदा जी संभाल लेंगी। तभी शारदा जी उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, मैं बस तुम दोनों का ही इंतज़ार कर रही थी। ब्रेकफास्ट लग चुका है, आओ बैठो दोनों। स्नेहा तुरंत बोली, मैं आपकी कोई मदद करवाऊं क्या सासू माँ? शारदा जी ने उसे घूर कर देखा तो अब वो तुरंत चेयर पर बैठ गई। कुछ ही देर बाद एक एक करके सब लोग वहां पर आने लगे। सुमित्रा जी भी वहां डाइनिंग टेबल पर मौजूद थी, लेकिन ना वो किसी से बात कर रही थी और ना ही कोई उनसे बात कर रहा था। पर ऐसा नहीं था कि सुमित्रा जी का एटीट्यूड जरा सा भी कम हुआ हो। वो डाइनिंग टेबल पर हमेशा अपनी चेयर पर बैठती थी, लेकिन आज वो अंगद के बिल्कुल सामने वाली हेड चेयर पर बैठी थी, जहां पर पहले उनके खुद के पति मतलब किशोर जी बैठते थे। पर आज उनकी जगह पर वो खुद बैठी थी, जैसे बताना चाह रही हूँ कि अब उनसे कुछ नहीं होगा। अब अंगद के सामने उन्हें खुद आना होगा। अंगद को उनकी इस हरकत पर हंसी आ रही थी, क्योंकि ये सब करके वो अंगद को कुछ नहीं जता रही थी, बल्कि एक तरह से किशोर जी को नीचा महसूस करवा रही थी। पर अब ये बात भला उन्हें कौन ही समझाए। कुछ ही देर में ब्रेकफास्ट खत्म हुआ तो अंगद अपनी जगह से उठा और स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला, क्या मैं तुमसे एक बात कहूँ? अगर तुम मुझे गुस्से से डांटो नहीं तो। स्नेहा जो अंगद के लिए दवाइयाँ निकाल रही थी, वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अंगद ने उसके हाथ से दवाइयाँ ली और फिर थोड़ा हिचकिचाकर बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। स्नेहा तुरंत बोली, खबरदार अगर आपने ऑफिस का नाम भी लिया तो। ध्रुव और आभा के साथ पिया तो वहाँ से चली गई थी, लेकिन सुमित्रा जी अभी भी वहाँ पर थी। वो मुंह बनाते हुए बोली, बस हो गया इनका ड्रामा शुरू। अंगद स्नेहा की बात का जवाब देने से पहले उनकी तरफ देखते हुए बोला, और आप भी तो दर्शक बनकर यहाँ पर बैठी हैं। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आ रहा है तो चुपचाप देखते रहिए, और अगर नहीं पसंद आ रहा तो आप अपने कमरे में जा सकती हैं।
यहाँ पर किसी ने आपको रुकने के लिए कहा भी नहीं। सुमित्रा जी का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। वहीं अंगद स्नेहा की ओर ज़्यादा करीब हुआ और उसकी कमर पर अपना हाथ रख कर उसे बिल्कुल अपने करीब करते हुए बोला, प्लीज़ बीबी। उसे इस तरह से देखकर स्नेहा की एकदम से हिचकी छूट गई। उसने तुरंत अपने आसपास देखा, जहाँ पर शारदा जी के साथ साथ किशोर जी और धीरज जी भी बैठे थे, जो सामने सोफे पर थे और आपस में कुछ बातें कर रहे थे। उसके चेहरे पर डर और शर्म झलकने लगी, पर अंगद तो जैसे अब बेशर्मी की हर हद पार कर रहा था। स्नेहा उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप अंगद जी? छोड़िए, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता। अंगद उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है, और अगर किसी को अच्छा नहीं लगता तो वो यहाँ से जा सकता है। हमने कौन सा उन्हें जबरदस्ती यहाँ पर रोक कर रखा है? सुमित्रा जी तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोली, लेकिन ये मेरा भी घर है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ रह सकता हूँ, मुझे यहाँ से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। अंगद भी हंसकर बोला, आप छोटी छोटी बातों को इतना सीरियस क्यों ले लेती हैं चाची जी? मैंने तो आपको घर से बाहर निकलने की बात भी नहीं की। आप खुद से ही सब कुछ बोल रही हैं, लेकिन आपकी भी क्या ही गलती है? सब दिमाग में नेगेटिविटी भरी है तो हमेशा नेगेटिव बातें ही करेंगी। लेकिन फिलहाल मैं अपनी वाइफ से प्यार भरी बातें कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। ये बोलकर उसने वापस स्नेहा की तरफ देखा। स्नेहा के दोनों हाथ उसके सीने पर थे। शारदा जी मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ देख रही थी और अब वो वहाँ से किचन की तरफ चली गई। अंगद उसे देखकर बोला, मुझे ऑफिस जाने की परमिशन दे दो बीबी। स्नेहा तुरंत बोली, बिल्कुल भी नहीं, जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंगद बोला, मैं जानता हूँ बीबी, तुम्हें मेरी फिक्र है, लेकिन ये भी समझो कि मेरा ऑफिस जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई प्रॉमिस, मैं अपना पूरा ख्याल रखूँगा। तुम चाहो तो लंच लेकर ऑफिस भी आ सकती हो, लेकिन प्लीज़ अभी के लिए मुझे जाने दो। स्नेहा के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी अंगद उसे क्यों ही लंच लेकर बुला रहा है। वो पीछे की तरफ हटते हुए बोली, और अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो? अंगद तुरंत बोला, तुम्हें लगता है अब इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम होगी? किसी ने शेर को घायल किया है और घायल शेर खुद पर किसी को दोबारा वार नहीं करने देता। वो सामने वाले को ऐसा दबोचता है कि सामने वाला वार करना तो छोड़, किसी पंछी की तरह फड़फड़ाने लगता है। उसकी बातों पर स्नेहा हैरान हो रही थी। भला घायल शेर से अंगद का क्या मतलब होगा? किसने अंगद पर वार किया? कहीं अंगद का एक्सीडेंट किसी ने जानबूझकर तो नहीं? अभी वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर ही रही थी कि अंगद ने तुरंत उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और बोला, मेरी बातों को ज़्यादा सीरियस मत लेना बीवी, मैं तो बस यूं ही बोलता रहता हूँ। ये बोलकर उसने एक नज़र सुमित्रा जी पर डाली, जो अंगद की बातें सुनकर सुन्न हो गई थी। उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और अपने रूम की तरफ बढ़ गई। अंगद के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर कहानी का बोनस पार्ट जल्द से जल्द आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।